मैं शेखर कपूर एक बार फिर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीजन 2। न्यूज टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन की बड़ी खबरों का यह खास बुलेटिन पंचनामा। शिवसेना के नेता संजय राउत ने इंदिरा गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल है। पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। और देखिए, घाटी में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से पहले एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पूरी खबर बताएंगे। उधर निर्भया के गुनहगारों की फांसी में हो रही देरी पर अब राजनीति शुरू हो गई है, यह खबर भी आगे है। और बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इस खबर पर भी नजर बनाकर रखेंगे। तो चलिए शिकायत तमाम खबरें तो होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ पंचनामा की शुरुआत करते हैं। और बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के बर्खास्त डीएसपी देवेंद्र सिंह केस में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बरामद लैपटॉप से कई अहम सुराग मिले हैं। इसी लैपटॉप से मिली जानकारी के आधार पर जांच एजेंसियों ने 56 संदिग्ध लोगों की लिस्ट तैयार की है। जम्मू कश्मीर के बर्खास्त डीएसपी देवेंद्र सिंह के लैपटॉप, फोन और हार्ड डिस्क खंगालने के बाद जांच एजेंसियों ने ऐसे 56 लोगों की लिस्ट तैयार की है जिन पर डीएसपी के साथ उसके आतंक के नेटवर्क में शामिल होने का शक है। पिछले 3 दिन से देवेंद्र के घर की तलाशी ली जा रही है। जांच एजेंसियों को देवेंद्र सिंह के घर से तलाशी में 2 फोन मिले हैं, एक लैपटॉप मिला है, एक हार्ड डिस्क मिली है और पेन ड्राइव के साथ साथ कई कागजात बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसी अब इस बात का पता लगाएगी कि डीएसपी देवेंद्र सिंह जिन 56 लोगों से संपर्क में था, उनका आतंक के कारोबार से कोई लेना देना है या नहीं। तो पुलिस की जांच जारी है और जम्मू कश्मीर के बर्खास्त डीएसपी देवेंद्र सिंह ने पूछताछ में जिन अधिकारियों के नाम लिए हैं, उनके खिलाफ जांच एजेंसियां सबूत जुटा रही हैं। आतंकियों से संबंध रखने वाले जम्मू कश्मीर के बर्खास्त डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले में जांच एजेंसियां पिछले 10 सालों का आयकर रिटर्न खंगाल रही हैं। जिन अधिकारियों का नाम देवेंद्र सिंह ने लिया है, उनके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। एनआईए की टीम देवेंद्र को 1 महीने के लिए रिमांड पर लेगी। देवेंद्र सिंह का खालिस्तान कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। पंजाब में पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन के केस में भी देवेंद्र सिंह से पूछताछ होगी। पिछले साल ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी का मामला सामने आया था। जालंधर के एक पुलिस स्टेशन पर हमले के केस में भी छानबीन की जाएगी। चंडीगढ़ के पास आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए कश्मीरी युवकों का संबंध देवेंद्र सिंह से हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि अब तक की जांच के दौरान जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उनके आधार पर आने वाले दिनों में ईडी और आयकर विभाग भी देवेंद्र को अपने शिकंजे में ले सकते हैं। साथ ही ये तथ्य और मिले तो देवेंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और आय से अधिक संपत्ति का भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से। देश के 36 केंद्रीय मंत्री एक हफ्ते के अंदर जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और आज उससे पहले आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर में 36 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा 18 जनवरी से शुरू होगा। ये दल वहां के आम लोगों से मिलकर उन्हें अनुच्छेद 370 हटने के फायदे बताएगा। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री 59 जगहों का दौरा करेंगे। दल के सदस्य अलग अलग जिलों, तहसीलों और ब्लॉक में जाकर लोगों से मिलेंगे। 51 मुलाकातें जम्मू में होंगी और 8 मुलाकात कश्मीर घाटी में होंगी। 18 जनवरी को सबसे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राज्य के दौरे पर जाएंगे। इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद आज राज्य के दौरे पर पहुंचे। आजाद ने कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। फ्रूट का कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। जम्मू में बिजनेस और ट्रांसपोर्ट और उद्योग न चलने की वजह से जम्मू का कितना नुकसान हुआ है, ये उस बर्बादी को देखने के लिए आ रहे हैं। और पाकिस्तान को जनरल रावत ने चेतावनी दी है। रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अमेरिका ने जैसे आतंकियों के खिलाफ किया, वैसा करने की जरूरत है। दिल्ली में रायसीना डायलॉग के तीसरे दिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने आतंकवाद से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा, आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। What is the future of terrorism? The future of terrorism is that terrorism is here to stay. So long as there are going to be states that are going to be sponsoring terrorism,
So long there are going to be states that are going to use terrorists as their proxies, make weapons available to them, make the funding for them, we cannot control terrorism. एबीपी न्यूज की पड़ताल में साफ हुआ कि इंदिरा गांधी और करीम लाला के बीच सिर्फ एक ही मुलाकात हुई थी और वो भी राष्ट्रपति भवन में। संजय राउत के बयान के बाद ये तस्वीर एक बार फिर चर्चा में है। तस्वीर में इंदिरा गांधी और अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला दिख रहे हैं। साथ में है मशहूर लेखक और अभिनेता हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ये तस्वीर 1973 में राष्ट्रपति भवन में ली गई थी। जब बॉम्बे से डॉक्टर चट्टोपाध्याय दिल्ली जा रहे थे अवार्ड देने के लिए, तो करीम लाला ने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं कभी राष्ट्रपति भवन नहीं देखा, कभी राष्ट्रपति नहीं देखा, कभी बड़े बड़े लोग नहीं देखे, हमारी दुनिया और है और ये दिल्ली की दुनिया और है, तो अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं आपके साथ चलूं क्या। और ये तस्वीर जो है राष्ट्रपति भवन के कमरे में जब इंदिरा गांधी और डॉक्टर चट्टोपाध्याय बात कर रहे थे, करीम लाला साथ में खड़े थे, उस समय की तस्वीर। और अब दिन की एक और बड़ी खबर, दिल्ली चुनाव के बीच आम बजट पेश होने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बजट को राजनीति से दूर रखा जाए। लगता है कि दिल्ली के विकास को चुनावी नुकसान और नफे और फायदे से दूर रखा जाना चाहिए। दिल्ली के लोगों का विकास जरूरी है, दिल्ली का विकास जरूरी है। मैं चिट्ठी लिखूंगा केंद्र सरकार को और उनको कहूंगा कि वो चुनाव की चिंता किए बिना बजट को दिल्ली के लोगों के लिए जो कर सकते हैं इस बजट में वो करें। बस कई लोग आए, उन्होंने कहा जी देखो बजट आज, जैसे अभी आप लोगों का भी ये प्रश्न था कि अगर बजट में ऐसी घोषणाएं हुई उससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, ये हो सकता। बजट को चुनावी राजनीति से अलग रख के देखते हैं। खूब घोषणाएं करो, दिल्ली के विकास के लिए जो कर सकता है सबको मिलकर दिल्ली के विकास के लिए काम करना चाहिए। दिल्ली में चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन उससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पटपरगंज विधानसभा सीट से पर्चा भरा। इससे पहले उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मंदिर जाकर मत्था टेका और जीत का आशीर्वाद लिया। सिसोदिया के मुताबिक आम आदमी पार्टी अपने काम के दम पर दिल्ली का चुनाव जीतेगी। शिक्षा इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है, जिसमें बड़े बदलाव हुए हैं और दिल्ली का बच्चा अब जानता है कि पूरे देश में अगर कहीं शिक्षा पे काम हो रहा है तो वो दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार कर रही है। इसीलिए बच्चे भी बहुत सम्मान कर रहे हैं और सारे बच्चे मुझको कह के गए, हमने अपने मम्मी पापा को कह दिया है कि अगर स्कूल अच्छे चाहिए, प्राइवेट स्कूलों की फीस कम चाहिए तो केजरीवाल अंकल को वोट देना। दिल्ली में 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 11 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। और दिल्ली के इस चुनावी मौसम में निर्भया केस पर भी राजनीति होने लगी है। दोषियों की फांसी में देरी पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। निर्भया के गुनहगारों को फांसी कब होगी, फिलहाल किसी के पास इसका जवाब नहीं है। निर्भया केस के एक गुनहगार मुकेश ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी है। जब तक दया याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, फांसी नहीं हो सकती। दया याचिका खारिज होने के बाद भी जेल नियमों के मुताबिक कैदी को 14 दिन का वक्त देना होता है। अब बीजेपी ने दिल्ली सरकार को फांसी में देरी के लिए जिम्मेदार बताया है। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने दोषियों की फाइल को 3 साल तक लटकाए रखा। लेकिन एक प्रोसेस होती है कि तिहाड़ जेल अथॉरिटीज को उनको नोटिस देनी पड़ती है कि आपको ऐसी फांसी की सजा हुई है, आपको दया याचिका करना है या क्यूरेटिव पिटीशन करना है या जो भी कानूनी आपके अवसर है वो लेना है तो अभी ले लो, नहीं तो आपको फांसी मिलेगी। लेकिन ये नोटिस 2-2.5 साल दी नहीं। लेकिन बड़ा सवाल अब भी है कि आखिर निर्भया के दोषियों को फांसी कब मिलेगी। बहरहाल अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज बिहार के वैशाली में रैली की और नागरिकता कानून के मुद्दे पर विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। मैं बिहार के मुसलमान भाइयों को कहने आया हूं, आप इस कानून को पढ़े और राहुल बाबा आपको और लालू प्रसाद यादव को भी बताने आया। जनता को गुमराह मत करिए। ममता दीदी और केजरीवाल जी आप भी जनता को गुमराह मत करिए। मैं आज सरेआम बिहार की जनता को कहने आया हूं कि ये कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर आपको बताते हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू में सीट बंटवारे पर तकरार की खबरों के बीच अमित शाह ने साफ किया है कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बिहार में बीजेपी और जेडीयू साथ साथ तो हैं,
लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अपने अपने दावे हो रहे हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव 50-50 फॉर्मूले पर लड़ा गया था, लेकिन अब जेडीयू बड़े भाई की भूमिका चाहती है। जेडीयू 140 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। आज वैशाली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गठबंधन की मजबूती का दावा करते हुए कहा कि विपक्ष का सत्ता में आने का सपना पूरा नहीं होगा। बिहार के अंदर अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा, भाजपा और जदयू दोनों एक साथ लड़ेगा। लालू प्रसाद यादव को जेल में रहकर स्वप्न आते हैं फिर से मुख्यमंत्री बनने के, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा जदयू का गठबंधन अटूट है, इसमें कोई सेंधमारी आप नहीं कर पाओ। और अब वो खबर जो आपको बेहद हैरान करेगी। ठाणे में एक मजदूर को आयकर विभाग ने 100 करोड़ के लेन देन पर टैक्स देने का नोटिस भेजा है। मुंबई से सटे ठाणे का ये गरीब आयकर विभाग की एक अजीबोगरीब नोटिस से परेशान है। एक दिन में मुश्किल से 300 रुपए कमाने वाले परिवार के मुखिया को जो नोटिस मिला है, उसके मुताबिक इन्हें 100 करोड़ के लेन देन पर टैक्स चुकाना है। मैं बिगारी काम करता है नाके पे, तो जब भी हफ्ते में एक बार मेरे को 1-2 बार काम मिलता है तो उसमें हम गुजारा करते हैं। तो ये इतना बड़ा रकम हम कहाँ से भरेगा। इनकम टैक्स से संबंधित ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सामने आया। यहाँ के एक युवक के नाम पर मुंबई में बैंक अकाउंट खुला है और इसमें 132 करोड़ का लेन देन हुआ है। इस पर आयकर विभाग ने टैक्स का नोटिस भेजा है। युवक का कहना है कि वो कभी मुंबई गया ही नहीं और इस खाते के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। ये जो मामला है एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया, एक अकाउंट खोला गया एक्सिस बैंक में मलाड ब्रांच मुंबई में, जो कि 2011 में अकाउंट खोला गया था, जिसमें 132 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं।